ગુજરાતમાં ખેડૂતોનું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ આ આંદોલન હવે આગામી દિવસોમાં દેશવ્યાપી બનવાનું હોય એવા પૂરેપૂરા એંધાણ અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે. આ વાત એટલે કહેવી પડી રહી છે કેમ કે હવે જે દેશના જે મોટા ખેડૂત આગેવાનો છે તે હવે આંદોલનમાં જોડાઈ રહ્યા છે. શું રે સમગ્ર મામલો, તેના વિશે વિગતે ચર્ચા કરીશું. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે પ્રથમ મોદી. ગુજરાતના ખેડૂતો છેલ્લા લાંબા સમયથી વિરોધ કરી રહ્યા છે. મોરબીનું જેતપર હોય, સુરેન્દ્રનગરનું કોંઢ હોય કે ગુજરાતનું અલગ જગ્યા, જ્યાં ખેડૂતો અત્યારે પોતાનું વળતર જે છે યોગ્ય માંગી રહ્યા છે. સરકાર દ્વારા નવો પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો, પરંતુ તેની સામે ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતો રાજી નથી અને એના જ કારણે છેલ્લા લાંબા સમયથી આ આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. હવે વાત કરીએ કે કેમ આ આંદોલન દેશવ્યાપી થતું હોય એવા એંધાણ દેખાઈ રહ્યા છે. એટલે કેમ કે હવે જે આગેવાનો છે, જેમણે મોટા મોટા ખેડૂત આંદોલનો કરી રહ્યા છે, એવા આગેવાનો હવે મોરબીના જેતપર આવી રહ્યા છે આ આંદોલનને સમર્થન આપવા. અને એના જ કારણે હવે રઘુનાથ દાદા પાટીલ, જે મહારાષ્ટ્રના મોટા ખેડૂત આગેવાન કહેવાય છે, તે હવે મોરબીના જેતપર પહોંચ્યા છે અને તેમણે આ આંદોલનને લઈ શું કહ્યું છે એકવાર એ સાંભળી લઈએ. आप सभी भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ. इतनी बड़े तादाद में आप सब आए हैं, ये विजय का शुभ चिन्ह है. इसमें माता बहनें भी हैं और जवान बुजुर्ग सब लोग हैं. और जब भी धर्माचार्य जैसे श्रेष्ठ लोग यहाँ होते हैं और इनका भी आशीर्वाद हमारी इस लड़ाई में हमारी तरफ से है, ये तो एक शुभ संकेत है. ये लड़ाई हम जीत जाएंगे. अभी मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बहुत खुशी हो गई कि इतने साल से मैं आंदोलन कर रहा हूँ और एक बड़े आंदोलन में हिस्सा लेने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है. ये मेरे जवान साथी जो हैं यहाँ गुजरात के, इन्होंने मुझे न्योता दे दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ. और आप भी सब लोग शांति से सुन रहे हो. मंच पे जो भी सभी लोग बैठे हैं, इससे भी बढ़िया चीज़ आपने की है कि यहाँ दो महान पुरुषों के फोटो और पुतले लगाए हैं. ये देखो, वल्लभ भाई पटेल जी को इस देश का पोलादी पुरुष, लोह पुरुष कहते थे. तो किसी के आगे वो झुकते नहीं थे और किसी के ऊपर अन्याय भी नहीं करते थे. और दूसरा जो अपने फोटो लगाया है वो महात्मा गांधी जी का फोटो है. महात्मा गांधी जी ये जो है, इनको देश ने महात्मा पदवी दी है. महात्मा का मतलब क्या है कि सबसे जो आत्मा महान होता है. तो इसमें तो इनके बदन पे पूरे कपड़े भी नहीं, हाथ में कोई हथियार नहीं, और फिर भी हम उनको महात्मा कहते हैं. इन्होंने एक बात की, ये तो विदेश में पढ़े लिखे बैरिस्टर बन के यहाँ आए. वैसे तो कोई अमीर घर के थे, उनके पिताजी यहाँ के संस्थान में एक बड़े अफसर थे. फिर भी इस देश के लिए जब उनके ध्यान में आया कि मेरे देश के लोगों को पूरा कपड़ा नहीं है, तो मैं भी पूरा कपड़ा नहीं पहनूंगा. तो कोई आसान बात नहीं है, बहुत त्याग के काम है. ये बहुत ही जो जज्बात जिनके अच्छे रहते हैं, देश के प्रति प्यार रहता है, उन्हें वो ही लोग ये कर सकते हैं. और इसके लिए हम लोगों ने, सभी देश ने उनको महात्मा कह दिया. उनका कहना था कि इस देश के किसान को, पहले ही उन्होंने कह दिया कि आज़ादी के बाद तुम गांव चलो, खेडूत समाज को आगे रखो और अपना देश का प्लानिंग करो. लेकिन दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई. वो ज़्यादा दिन स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे पास नहीं रहे. ये दुर्भाग्य की बात है. लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखाया, वो रास्ता था कि अन्याय जो हो रहा है, तो हम तो लाठी काठी से काम नहीं करना चाहते, हम तो शांतता से काम करते. गांधी जी को चाहने वाले हम लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, वो तो महात्मा है हमारे. तो उन्होंने हमको सिखाया. और क्या सिखाया? देश में
एटन बिरो ने गांधी जी के ऊपर एक सिनेमा बनाया, मालूम है आपको? गांधी, महात्मा गांधी। तो उनको पूछा बहुत से लोगों ने कि आप इतने बड़े बड़े दुनिया में लीडर हो गए, अपने अपने देश के स्वतंत्रता के लिए लड़े और अपना देश स्वतंत्र किया, उनके ऊपर आपने कभी पिक्चर निकालना, सिनेमा निकालने का सोचा नहीं। लेकिन एटनबरो साहब, आपने गांधी जी को क्यों चुना? तो एटनबरो ने बताया कि भाई, मुझे गांधी जी में जो दिखा वो जो भी गौतम बुद्ध में था वो गांधी में था। मैं ये सिनेमा क्यों निकाल रहा हूँ गांधी के ऊपर? लड़ाई करके आजादी मिलाना एक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने शत्रु का मत परिवर्तन करके बिना कोई हथियार लेके उसके सामने सत्याग्रह करने और उस सत्याग्रह के माध्यम से आजादी प्राप्त करना, ये बहुत बहुत बड़ा कठिन काम, और ये गांधी जी ने किया। दुनिया में एक ही आदमी ऐसा है कि बिना हथियार देश को स्वतंत्रता मिलाई। अभी ये तो हमारे नेता हैं। आप सोचिए कि हमें तो लड़ाई करनी नहीं है, लेकिन अन्याय करने वालों का अन्याय भी हमको सहन करना नहीं है। ये बात बहुत बढ़िया है। हम क्यों करेंगे कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है? हमारे जमीन जो है, ये हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने मेहनत करके, मजदूरी करके हमें पाला पोसा, बड़ा किया, शिक्षण दिया, लेकिन ये जमीन बेची नहीं है। अगर वो बेच के आइश करते तो हम क्या क्या खाते, क्या कर सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसास है, एहसान है, कि उनका ऋण है कि उन्होंने हमारे लिए ये सब रखा है। अभी अगर कोई अदानी अंबानी आकर वो छीनने की बात कर रहा है तो ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखो कि कोई अन्याय हम कर रहा है तो अन्याय करने वालों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया कि अन्याय करने वाला जितना दोषी है उससे ज्यादा दोषी सहन करने वाला है। ये बात देखो कि हमको सहन करना नहीं, हमें किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना है, लेकिन हमारे ऊपर अगर कोई अन्याय करने लगेगा तो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ठीक है ना? करेंगे नहीं करेंगे? कुछ भी कीमत। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमारे ऊपर गोली चलाओ, हम मरने को तैयार है, लेकिन हम ये अन्याय नहीं सहन करेंगे। अगर कोई कानून बनता है, वही गांधी जी का मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उन्होंने कह दिया कि अगर आप कानून बनाते हैं, अगर ये हमारे खिलाफ है तो हम उसे मानेंगे नहीं। गांधी जी के शब्दों में उन्होंने कह दिया कि अगर कोई कानून मुझे कहने लगा कि मेरे सामने तुम नंगा नाचो तो मैं नहीं नाचूंगा और कानून तोड़ूंगा। कानून तोड़ने की जो भी सजा होगी वो सजा मैं भुगत लूंगा। ये गांधी जी ने हमको सिखाया है। अगर कोई ऐसा कर रहा है, सत्ता तुम्हारे पास है, ये तो कोई ताम्रपट नहीं लिया तुमने 100 साल का, 200 साल का। बहुत राजे महाराजे आए गए, आप भी जाने वाले हैं ही। अभी तो पोस्टर लग गई, गुजरात की गद्दी छोड़ो और भारत भी छोड़ो। अभी ये हो रहा है, घर से हो रहा है। मैं तो महाराष्ट्र से और गुजरात से, केरला से नहीं बोल रहा हूँ, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ और इतने लाखों की सभा में बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे घर के लोग जिन्होंने तुमको इस गद्दी पे बिठाया, इस गद्दी पे तुमको दिल्ली की गद्दी पे बिठाया, तो कुछ तो उपकार जानना चाहिए तुमको। तो अभी हमारे साथी ने जो कहा कि ये गद्दारी कर रहे हैं तुम्हारे साथ, जिन लोगों ने, गुजरात के लोगों ने तुमको गुजरात की सत्ता दी, जिन गुजरात के लोगों ने तुमको इस देश की सत्ता दी, उन लोगों को तुम अगर ऐसा
त्रासदी दे रहे हो, उनको अगर भिखारी बना रहे हो, उनके जमीनें छीन ले रहे हो और एक आदमी को दे रहे हो लाखों एकड़ जमीन, क्या चल रहा है ये? ऐसा चलने हरगिज नहीं देंगे और ये अन्याय है, ये अन्याय हरगिज हम सहन नहीं करेंगे, ये तो अपना वादा है। अभी इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। मेरे साथियों ने कह दिया कि 80 साल तक प्राइस पैरिटी क्या थी, तो हमको अच्छे दाम मिल रहे थे, खुदकुशियां नहीं हो रही थी, बच्चों की शादियां भी हो रही थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी कनिष्ठ थी। आज ये हो गया, नौकरी उत्तम हो गई, ऊपर गई, तो ऐसा खड़ा पांव पे जो किसान था उसको उल्टा कर दिया, सर नीचे किया, पांव ऊपर किया। तो ये नौकरी अभी अच्छी हो गई, मध्यम व्यापार मध्यम ही रहा है, लेकिन जो अच्छी खासी खेती थी वो तो कनिष्ठ हो गई। तो ये अपने आप नहीं हुआ है, इसमें किसान का कोई दोष नहीं है। ये जो हुआ है ये पॉलिसी, और ये पॉलिसी कोई आज की नहीं है। स्वतंत्रता मिलने के बाद देश के पहले पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये जो पॉलिसी शुरू हो गई, आज तक मोदी भी वही पॉलिसी कर रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये पॉलिसी जो है ये तो हमको हटानी है। लेकिन आज जो मसला है, ये जो आंदोलन चल रहा है, जिस आंदोलन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का है। ये जो बिजली तैयार हो रही है, मैं मानता हूँ कि बिजली की जरूरत है, लेकिन बिजली ऐसी चीज नहीं है कि एक ही जगह होती है, यहीं करनी चाहिए। लाखों हजारों एकड़ जमीन एक आदमी को देकर उसी को बड़ा बनाना है तो बनाइए, लेकिन हमारी जमीन देकर क्यों? अपनी जायदाद है मोदी की, शाह की, तो दे दो अदानी अंबानी को, हमें कोई लेना देना नहीं है कि नहीं? लेकिन हमारी क्यों दे रहे हो तुम? वो क्या कर रहा है, यहां बिजली तैयार हुई, लाख एकड़ दिया, कितना एकड़, लाखों एकड़ दिया है ना उसको, और लाखों एकड़ पे एक जगह बिजली करने की जरूरत है क्या? ये 10-10 एकड़ में, 100-100 एकड़ में 100 जगह देश के ऊपर कर सकते हो ना। यहां से बिहार को लाइन जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, खंबे यहां से जाएंगे वहां तक, वायर यहां से जाएंगी वहां तक। ऐसी क्या जरूरत है? क्या है क्या जरूरत? आप समझते हैं ना सब लोग। ये जो 1 लाख एकड़ एक जगह कर रहे हो, 100-100 एकड़ के 100 जगह अगर करेंगे, 1000 जगह करेंगे, 1000 जगह हो सकते हैं कि नहीं प्लांट? तो बिहार में करो, उनको जो बिजली चाहिए, महाराष्ट्र को चाहिए, महाराष्ट्र में करो, और किसको देना है, पाकिस्तान को देना है तो पाकिस्तान में बनाओ। लेकिन हमारे जमीन में इतनी ज्यादा तादाद में, लाखों एकड़ में तुम हमारी जमीन खींच के वो बोलेंगे कि हमारी जमीन है, सरकार की जमीन है। ठीक है, जमीन सरकार की है, लेकिन ये लाइन तो हमारे जमीन से जा रही है ना, है कि नहीं? तो इतने बड़े पावर लाइन अगर जाएंगे तो खेत में काम कर सकते हैं क्या लोग? ये लाइन जाती है तो लाइन के नीचे हमारा कुआं करना, खेती करना, घर बनाना या जानवर रखना पॉसिबल है? नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हम। अगर कर नहीं सकते तो जमीन रख के करेंगे क्या फिर हमको? तो अभी देखो कि यहाँ इतनी इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, टाइल्स के बिजनेस बढ़ रहे हैं। मैं देख लिया कल से परसों से, मैंने कहीं इधर से टाइल्स भी लेके गया मैं 20 साल पहले। ये देखो कि ये इंडस्ट्री और इसके पास जो जमीन है, इसकी जो भी कीमत है आज की, तो अभी कानून है 2013 का, जो भी मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू, मैं रेडी रेकनर की बात नहीं कर रहा हूं, मार्केट वैल्यू के 4 गुना भाव देकर ही तुमको जमीन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आज वो कह रहे हैं कि हम जमीन एक्वाजिशन नहीं करेंगे, लैंड एक्वायर नहीं करेंगे, हम तो तुम्हारी लैंड तुम्हारे नाम पे रखेंगे, सिर्फ ऊपर से लाइन जाएगी
तो ये बेवकूफ बनाना मोदी जी हमको बंद करो। आपके पास कोई डिग्री नहीं है, ये सब भारत जान रहा है। हमारे पास डिग्री है, चाहते हैं तो हम दिखाने को तैयार है कि नहीं? सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, कोई ऐसे नहीं कि भाई पहले हमारे बाप ज़्यादा थोड़ा अनपढ़ थे, उनको तुमने फंसाया, कुछ बताया, कुछ ऐसा क्या वैसा कहा, लेकिन आज वो चलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरा इतना ही कहना है, आज ये जो विषय है, जमीन हमारी है तो कीमत भी हमारी होगी, ठीक है? अभी देखो ट्रैक्टर लेने जाओ, वो कंपनी वाला बोलता है 7 लाख का है, 5 लाख का है, 4 लाख का है। मोटरसाइकिल लेने जाओ, 1 लाख का है, 1.5 लाख का है, बुलेट है तो 3 लाख का है कि नहीं? अरे इतना छोड़ो, कोलगेट का पेस्ट लेने जाओ, ये भी बोलता है कि ये 7 रुपए का है, 10 रुपए का है, 100 रुपए का है। अगर ये सब चीजें जो भी इंडस्ट्री वालों ने बनाई है, तो उनको तो कीमत बताने का उनको अधिकार दिया है, लेकिन हमारा जो भी प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, जमीन से जो भी हम उत्पादन लेते हैं, उनके कीमतें तो हमको देते नहीं, तय नहीं करने का अधिकार नहीं है। वहाँ देश में आप कीमत भी उसकी दे नहीं रहे हो। अभी अपेट साहब ने बताया कि आपको उन्होंने 14 के इलेक्शन के पहले वादा किया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर 1.5 गुना कीमत देंगे। भाइयों ध्यान में रखो कि मैं तो इनको 14 साल का इनके समर्थन वाला आदमी हूँ। क्यों समर्थन किया? मैंने कोई 15 लाख के लालच में नहीं किया, मैंने अच्छे दिन के लालच में नहीं किया, लेकिन इन्होंने कह दिया था स्वतंत्रता मिलने के बाद कि ये तो मेरे पास तख्ते भी है कि मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतनी बड़ी सभा में आंकड़े बताने की जरूरत भी नहीं है, मैं बता दूंगा 1-2 आंकड़े। बात यह है कि जो भी कीमतें हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए लगती है, जितना कीमत खर्चा होता है उतना तो देना चाहिए था, तो कांग्रेस वालों ने दिया नहीं। वो स्वामीनाथन का आयोग उन्होंने बिठाया, 2004 में स्वामीनाथन का आयोग बिठाया, मनमोहन सिंह जी थे, और मनमोहन सिंह जी जब थे स्वामीनाथन का आयोग बन गया। 6 साल 2006 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, और रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कह दिया, क्या कह दिया कि इस देश में अगर खुदकुशियां, किसानों की खुदकुशियां रोकना चाहते हो तो किसानों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन खर्च, जो भी कॉस्ट है प्रोडक्शन की, उसके 1.5 गुना कीमत देनी चाहिए। ये लिखा था, ये रिपोर्ट कांग्रेस के पास थी 6 साल से 2014 तक, 8 साल कांग्रेस सरकार के पास ये रिपोर्ट थी, कुछ किया नहीं। हमने बार बार बोल दिया उनको, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने केस डाली, लेकिन उन्होंने कुछ बात नहीं सुनी, और इसका मोदी जी ने ले लिया। उन्होंने कह दिया कि मुझे अगर तुम दिल्ली की सत्ता दोगे तो मैं तुम्हें 1.5 गुना भाव दूंगा। मिल गया क्या? तुम्हारा पूरा कर्जा माफ करूंगा। हमारा पूरा कर्जा माफ हुआ क्या? उन्होंने बोल दिया था कि मैं तुम्हें अच्छे बीज दूंगा, दिया क्या? कुछ भी किया नहीं है। सभी को इतना त्रस्त किसान को कर दिया है, इतना झूठे वादे कर दिए। अच्छे दिन के बात नहीं कर रहे हम तुम्हारे 15 लाख को भी नहीं लात मार देंगे तुमको, तुम्हारे 15 लाख पर। लेकिन हमारा जो कष्ट है, हमारा जो मेहनत है, मजदूरी है, जो भी हमने पसीना बहा है, उसकी तो कीमत आप 1.5 गुना देने वाले तो क्यों नहीं दे रहे हो? मैं आप तुम्हारे लोगों के, गुजरात के लोगों से पूछ रहा हूं कि इतना झूठ बोलने के बाद भी इनकी अभी सुनना है क्या? 9 में, 14 में सुन लिया, फिर 19 में सुन लिया, फिर तीसरी बार में हो गया, 24 में भी हो गया सरकार उनकी। अभी अगर 15 साल में तुम वादे
और पूरा नहीं कर रहे हो, तुमने जो भी वादे दिए थे वो पूरा नहीं कर रहे हो, तो अभी हम आपको आगे कोई सहूलत देने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। ये तो अब तो इनको जाना ही पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कि कल तुम्हारी सरकार बनी और आज मैं आके आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहा हूं। मैंने 15 साल तुम्हारा इंतजार किया। हम तो चाहते थे कि इसमें कुछ न कुछ तो बदलाव हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है। आज बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देश खतरे में है। देश के पंतप्रधान मनमोहन सिंह थे, सिख थे। उस वक्त राष्ट्रपति अपने मुसलमान थे, एपीजे अब्दुल कलाम, और सैन्य प्रमुख थे, वो भी अलग जाति के थे, कोई हिंदू नहीं था। अगर इसी स्थिति में हिंदू खतरे में नहीं था, तो आज पंतप्रधान हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, और तुम्हारे सीजीएम वे हिंदू है। ये सब लोग जो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हिंदू है, तो आप हिंदू खतरे में क्यों हैं? किसके कारण है? और मैं यहां से मोदी जी से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी गलत नीतियों के कारण हिंदू खतरे में आ गए हैं। कोई खतरे में नहीं है। आपको इलेक्शन के लिए हिंदू का वोट चाहिए, मुसलमान को हिंदू का डर देखना, मुसलमान का भी वोट लेना, नहीं तो हिंदू मुसलमान झगड़े, अभी झगड़े नहीं होंगे। क्या होंगे? नहीं होंगे। हिंदू मुसलमान एक साथ लड़ेंगे और मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, मैं ये वादा कर रहा हूं। सबको पता चला है कि ये तब हमको बेवकूफ बना रहा है। मुसलमानों के भी ध्यान में आ गया है कि हमको बेवकूफ बना रहे हैं, ये हमको डरा रहे हैं, और हिंदुओं को भी ध्यान में आ गया है कि हमारा जो भी इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, इसके बारे में ये बात ही नहीं कर रहा है। क्या बात कर रहा है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज अगर इन लोगों ने गोवंश हत्याबंदी कानून लगाया, ये भाकड़ जानवर इतने बड़े, इतने तकलीफ दे रहे हैं, इन्होंने ये जो वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जहाँ भी जंगल है वहाँ के किसानों को कितनी त्रास दी है, वो तो अपनी फसल सब खराब कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये लैंड एक्विजिशन का कानून है, इसेंशियल कमोडिटी है, आवश्यक वस्तु का कानून बनाया है। हर चीज के ऊपर एक्सपोर्ट बैन कर रही है सरकार। यहाँ तो महंगाई होती है बोलते हैं, तो सीमेंट के भाव बढ़ते हैं, कोई कुछ सोचता है कि इसके बारे में? स्टील के भाव बढ़ रहे हैं, दवाइयों के भाव बढ़ रहे हैं। ये जीवनावश्यक है कि नहीं? इसेंशियल, खाने पीने के से भी ज्यादा दवा इसेंशियल है कि नहीं? एजुकेशन इसेंशियल है कि नहीं? पढ़ाई लिखना पढ़ना जरूरी है कि नहीं? उसके भी किताबों की स्याही पेन सबकी कीमत बढ़ रही है कि नहीं? तो ये सब महंगाई नहीं है क्या? सिर्फ किसानों की पैदावार ही बढ़ती है तो ही महंगाई होती है। ये कहां से लाया कानून तुम्हारे सरकार ने? जो भी महंगाई है, जो भी बढ़ती है, इसके साथ ही हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है कि नहीं? डीजल बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं? और खाद की कीमत बढ़ी है कि नहीं? तो मजदूरी भी बढ़ी है कि नहीं? बाकी गहने, सोना चांदी सब बढ़ा है कि नहीं? तो डीजल पेट्रोल सब बढ़ रहा है, तो हमारा जो पैदावार है, गेहूं होगा, चावल होगा, कपास होगा, जो भी होगा, वो उसकी मूंगफली होगी, इसके भाव बढ़ने चाहिए कि नहीं? तो ये सबका भाव बढ़ता नहीं है, और तुम अगर ये जो भी जमीन हमारी है वो भी छीनने की तैयारी कर रहे हो, तो हम जान हथेली पर लेकर लड़ने को तैयार है। हम नहीं छोड़ेंगे। बस कुछ भी करो सरकार, कि आपकी नीयत खराब है, हमें लूटने को जा रहे हो, किसी एक दूसरे तुम्हारे दोस्त के फायदे के लिए तुम ये सब कर रहे हो, तो हम ये चलने नहीं देंगे। जो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिया है, ये जो डेमोक्रेसी के अधिकार है,
ये लोकशाही के अधिकार है, इस सब का इस्तेमाल करके ऐसे अन्यायी लोगों को हम भगा देंगे, इनको गद्दी छोड़ के घर जाने को बाध्य करेंगे। अभी बात रही कि ये जो करना है एक दूसरे गांव से 10 गांव से ये नहीं होता है। इसके लिए गांधी जी का मैं उदाहरण देता हूँ, उन्होंने देश भर घूमे, देश भर की जनता ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ी की। आज भी हमें बहुत से देश में आंदोलन चल रहे हैं, जिक्र हो रही है बहुत से आंदोलनों की, लेकिन इन सब आंदोलनों से हमें बच के रहना चाहिए। इन सब आंदोलन करने वालों में कोई शिक्षा के बारे में है, कोई तबादला है, किसी की बदली है, किसी का रुपया है, किसका पगार है, किसको सैलरी बढ़नी है, किसको ये जो बोनस मांगते हैं, ये तो अलग अलग की चीज़ें हैं। लेकिन इन सबको किसान के भाव बढ़ने के लिए किसान के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करेगा, ये ध्यान में रखो। और इसके लिए हमारी जमीन पहले हमको रहनी चाहिए। आज जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, दुनिया का तापमान जो बढ़ रहा है, और ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी मुश्किल खेती के लिए हो रही है। हमारा प्रोडक्शन भी इसके कारण कम हो रहा है। और जो बारिश है, ये सीज़न सब बदल रहे हैं, कभी भी बारिश आएगी, कभी भी नहीं आएगी, ऐसा हो रहा है। तो मैं आप सबको विनती करता हूँ कि पूरे देश के किसान हम इकट्ठा करने वाले हैं और आपके साथ रखने वाले हैं। ये जो आंदोलन है, ये इसमें जो लाइन लगी जाएगी, ये जो भी होने जाने वाला उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का 1,00,000 एकड़ पे वहाँ के पौधे कट होने जाने, वो तो झाड़ तो पेड़ तो काटेंगे ना। तो पेड़, एक एक पेड़ आज इतना महत्वपूर्ण है। इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए दुनिया के सभी जो भी देश हैं, उन सब ने 2015 में पेरिस में एक करार किया है, और इसके ऊपर, उस करार के ऊपर तुम्हारे पीएम जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका भी हस्ताक्षर है। उन्होंने वहाँ कबूल करके आए हैं कि हम 2015 के जो साइन किया उस तारीख के बाद एक भी नया प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। ये पेरिस करार में उनने लिखित स्वरूप में मान्य किया है। क्यों किया है कि ये जो है, ये नए प्रोजेक्ट से जो भी CO2 तैयार होता है, ये जो डीजल और कोयला या और कोई जो जलाने के बाद जो निकलता है धुआं, वो तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इससे दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये कम करने के लिए इन लोगों ने पेरिस में 2015 में जो करार हुआ उसमें कबूल किया है, लिखित स्वरूप में कबूल किया है, उसके ऊपर इनके दस्ताक्षर है, और उन्होंने दुनिया को कह दिया है कि हम एक ग्राम भी CO2 ज़्यादा पैदा नहीं करेंगे। तो अभी ये क्या कर रहे हैं? दूसरी बात ये है कि हम 2015 के बाद किसी भी कारण एक भी पेड़ काटेंगे नहीं काटना चाहिए ना अभी। तो ये तो बिना पेड़ काटे बिना पेड़ काटे ये बिजली तैयार कैसे करने वाले? तो ये जो उन्होंने कबूल किया है, उससे भी ये गद्दारी कर रहे हैं, और देश के सभी जीव सृष्टि अभी धोखा हो रहा है उसको। अभी ये ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसके कारण पृथ्वी तो सह नहीं रही है, इसके ऊपर बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु तो खत्म हो गए हैं। हर साल हम कहते हैं कि इस साल ये जो धूप है वो ज़्यादा ही हो रही है, हर साल ऐसा ही हो रहा है। तो ये कारण है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का है, ये दुनिया जो हमारे लिए रहने के लायक है, वो अगर ऐसे हम करेंगे तो ये रहने लायक नहीं रहेगी, ये भी ध्यान में ले लो। तो ये सब बातें ध्यान में रखकर पूरे देश में हम इस विषय पे लोगों को जागृत करना चाहते हैं।
और ये जो आंदोलन आप लोगों ने खड़ा किया है, ये आंदोलन बहुत ही जरूरी है और बहुत ही सही वक्त पर ये आंदोलन हो रहा है। टाइम आना चाहिए हर चीज़ का। इनका तो 12 बजने वाले हैं, तीनों ध्यान में रखो। तो अभी ये जो आंदोलन शुरू हो रहा है तो पूरे देश में मोदी शाह और उनके बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता आक्रोश कर रही है। मेघालय से लेकर कन्याकुमारी तक और ये जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात लेकर सब जगह किसान का आक्रोश चल रहा है, लोगों का आक्रोश चल रहा है और ये जबरदस्ती राज कर रहे हैं। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मुझे आपने बुलाया, शांति से मेरी बात आपने सुन ली। मैं एक ही आपसे विनती करता हूँ कि जो भी हम लोग तय करेंगे, तुम्हारे सब नेता लोग, तो सब लोग आप भी देश भर के किसानों के साथ रहिए। हम देश भर के किसान आपके इस आंदोलन में आपके साथ कंधे पे कंधा लगा के लड़ने को तैयार है। इतना ही कहकर मेरा जो भी लंबा हो गया थोड़ा भाषण, मैं थोड़ा ख़त्म करता हूँ। जब भी लगेगा, जब भी आप बुलाएंगे, आपने बुलाया और हम चले आए, हम तो दूर नहीं है, हम तो आपके सही पास ही रहने वाले हैं। और पहले तो गुजरात और महाराष्ट्र ये द्विभाषिक एक ही राज्य था, अभी तो 2 हो गए हैं। भाई भाई अलग रहे, इसका मतलब तो कोई झगड़ा नहीं है। हम तो आपके साथ हैं, तो हम कोई दूर नहीं है, आपके सगे भाई है, इतना ध्यान में रखो। और कभी भी हमको बुलाओ, हम चले आएंगे। धन्यवाद। અહીંયા તમે જે રીતે રઘુનાથ દાદા પાટીલને સાંભળ્યા, થોડા સમય પહેલા રાકેશ ટિકૈત આવ્યા હતા. હવે આ આખા મામલે ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું છે કે આ આંદોલન હવે દિલ્હી ગજવવાનું હોય. તમને શું લાગે છે કમેન્ટ કરી ચોક્કસથી જણાવજો અને અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.